स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। शहर से दूर उत्तराखंड की वादियों में बसा एक पुराना गांव था। नाम था ब्रिजनगर। घने जंगल, ठंडी हवाएं और हर ओर बिखरे रहस्यों के बीच बसा यह गांव आज भी आधुनिकता से कोसों दूर था। यहाँ की सबसे काली दास्तान एक झील से जुड़ी थी, काल झील। कहा जाता था कि इस झील के पार एक लड़की कभी बहुत हंसमुख हुआ करती थी। नाम था उसका शालिनी। शालिनी एक सीधी सादी परंतु जरा अलग किस्म की लड़की थी। वो अक्सर अकेले जंगल में बातें करती, झील से घंटों कुछ देखती रहती और रात को पेड़ के नीचे अजीब सी हंसी हंसती। लोगों ने सोचा शायद शालिनी थोड़ी पागल थी, लेकिन किसी ने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गांव वालों का मानना था पागल को छेड़ो नहीं तो पीछे पड़ जाएगा। एक रात शालिनी अचानक गायब हो गई। पूरा गांव खोजता रहा, पर न उसे ढूंढा गया न उसकी कोई निशानी मिली। 2 दिन बाद उसकी लाश झील के किनारे एक टूटी नाव के पास मिली। चेहरे पर वही हंसी थी जो वो हमेशा हंसती थी, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे जाते जाते कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। गांव वालों ने उसे झील के किनारे एक पुराने नियम के पेड़ के नीचे दफना दिया, बिना मंत्र, बिना पूजा, बिना पवित्र जल के। बस यूं ही जैसे वो मरकर भी एक बोझ थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ गांव में साया मंडराने का सिलसिला। 5 साल बाद ब्रिजनगर का मौसम आज भी वैसा ही था, रहस्यमयी, ठंडा और धुंध से भरा। लेकिन जो चीज बदल चुकी थी वो था लोगों का डर। झील के आसपास अब कोई भी नहीं जाता था। सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, खिड़कियां कील से जड़ी जाती और नीम के पेड़ के पास जलने वाला दीपक अब बुझा ही रहता। तभी शहर से एक टीम आई, 3 युवक और एक लड़की, जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर। नाम था टीम का स्पिरिचुअल एविडेंस क्रू, SEC। टीम के सदस्य थे अर्जुन, कैमरामैन, थोड़ा नास्तिक स्वभाव का; रिया, रिसर्चर और इमोशनल सपोर्ट परंतु बेहद जिज्ञासु; विवेक, साउंड इंजीनियर, मजाकिया और नर्वस टाइप; निखिल, टीम लीडर, पर भरोसा नहीं करता था भूत प्रेतों में। गांव में दाखिल होते ही बच्चों ने उन्हें पत्थर मारे, औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए। एक बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने बस इतना कहा, झील के उस पार मत जाना, वहां पगली अब भी हंसती है। अर्जुन हंस पड़ा, अरे बाबा, अब कैमरा भी डर जाएगा क्या? रिया गंभीर हो गई, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। उसी रात टीम ने अपना बेस पास के एक खाली स्कूल में बनाया। उन्होंने झील के पास की जमीन पर कैमरे, माइक्रोफोन और थर्मल सेंसर लगा दिए। रात के 2 से 43 बजे कैमरे में एक धुंधली परछाई दिखी, एक लड़की झील के किनारे उल्टे पांव चलती हुई, और फिर झील में झांकते हुए हंसने लगी। विवेक की चीख निकल गई, अर्जुन रुक, वहां कोई है। जब कैमरा झूम किया गया, वो लड़की अब कैमरे के बहुत करीब थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था और हंसी पूरे स्कूल के स्पीकर में गूंजने लगी। रिया कांपते हुए बोली, ये हंसी किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। सुबह कैमरे और साउंड डिवाइस सब जले हुए मिले, जैसे बिजली गिर गई हो। निखिल चुप था, लेकिन अर्जुन को अब भी यकीन नहीं था कि ये सब असली था। रिया ने पंडित रघुनाथ से मिलने की ठानी। रघुनाथ का रहस्य पंडित जी ने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी। फिर बोले, शालिनी सिर्फ पगली नहीं थी, उसे देवी का वरदान था। वो आत्माओं से बात करती थी, पर एक रात उसने झील में कुछ ऐसा बुलाया जो स्वयं मृत्यु से भी ऊपर था। उसे नहीं मरना था, लेकिन लोगों ने उसे मारा, और अब उसकी आत्मा नहीं, उसका पागलपन इस झील में जिंदा है। रिया कांप गई, मतलब शालिनी एक प्रेत बन गई है? रघुनाथ बोले, नहीं, वो प्रेत नहीं है, वो पागल प्रेत है जो हंसते हुए तुम्हारी आत्मा चबा जाती है। उसी रात अर्जुन ने फिर से कैमरा सेट किया, पर इस बार अकेले। 2:03 AM हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार हंसी कैमरे के पीछे से आ रही थी। वो मुड़ा, कुछ नहीं था। फिर कैमरा नीचे गिरा और अंतिम रिकॉर्डिंग में एक अधजला चेहरा दिखा। आंखें चमक रही थीं, होठों पर वही हंसी, और स्क्रीन पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। अर्जुन के गायब होने के बाद
पूरा माहौल बदल गया था। टीम ने झील के पास से सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा और एक लाल दुपट्टा बरामद किया जो उन्होंने कभी शालिनी की तस्वीर में देखा था। वो दुपट्टा झील के अंदर से खुद ही बाहर आ गया था, बिना किसी लहर के। निखिल अब डर चुका था। वो बार बार कैमरा चेक करता, माइक्रोफोन ऑन ऑफ करता और गांव से निकलने की बात करता। लेकिन रिया रुक गई, क्योंकि अर्जुन उसका बेहद करीबी दोस्त था और वो जानती थी कि कोई न कोई जवाब इस झील में छिपा है। रिया ने एक फैसला लिया। वो खुद झील के उस पार जाकर उस नीम के पेड़ तक जाएगी जहां शालिनी को दफनाया गया था। झील पार और वो नीम का पेड़, झील के दूसरी तरफ का रास्ता जंगली था। कांटेदार झाड़ियां, सूखे पेड़ और अजीब सी बदबू, जैसे कोई पुराना शरीर सड़ रहा हो। रिया कांपती हुई आगे बढ़ती रही। नीम का पेड़ आज भी खड़ा था। उसके नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, मानो किसी ने हाल ही में उसे खोदने की कोशिश की हो। रिया ने पेड़ की जड़ के पास कुछ अजीब देखा। एक पुराना कांच का शीशा जिस पर खून से लिखा था, मैं आजाद हूं। अचानक ठंडी हवा बहने लगी और पेड़ की शाखाएं आपस में टकराकर एक अजीब ध्वनि निकालने लगीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। रिया की सांसें तेज हो गईं। तभी झील की तरफ से किसी के गाने की आवाज आई, लोरी लोरी, अब मत सो, मैं जाग गई हूं। रिया ने पीछे पलटकर देखा। झील के किनारे वही लड़की खड़ी थी, लंबे गीले बाल, फटी हुई सफेद ड्रेस और हंसी जो दिल चीर दे। वो बोल रही थी, पर मुंह हिला नहीं रहा था। तू आई क्यों? अर्जुन वही है, नीचे मेरे साथ। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी जमीन कांपी और एक अजीब भयानक साया उस पेड़ की जड़ों से निकलकर उसकी ओर बढ़ा। रिया दौड़ी, गिरती रही, कांटों में लहूलुहान हो गई, लेकिन किसी तरह वापस स्कूल में पहुंच गई। अगली सुबह रिया ने पंडित रघुनाथ से फिर मिलने की जिद की। इस बार पंडित बोला, तुमने नियम के नीचे शालिनी की अस्थियां देखी क्या? नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ उसका गुस्सा दफन है। उसकी आत्मा तो झील में बंद है और उसे बंद रखने के लिए ही वो दुपट्टा झील में डाला गया था। तुमने उसे बाहर निकाल दिया, अब उसका पागलपन भी बाहर है। रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने क्या किया? पंडित गंभीर होकर बोले, अब उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, शालिनी को वही ललाबाई सुनाना जो उसकी मां गाया करती थी। और वो गीत सिर्फ एक इंसान जानता है। रात को 1:12 बजे रिया बिस्तर पर थी, लेकिन नींद कोसों दूर। झील के दृश्य, शालिनी का चेहरा, अर्जुन की गायब होती चीख, सब कुछ जैसे उसकी आंखों में जिंदा हो उठा था। तभी खिड़की की ओर से धीमे सुरों में कोई गीत सुनाई दिया, वही लोरी लोरी लोरी, अब मत सो, मां नहीं है, अब मैं हूं। रिया जैसे लकवा सा महसूस करने लगी। वो खिड़की की ओर खींचती चली गई। वहां कोई नहीं था, पर उसके कान में कोई फुसफुसा रहा था, लोरी याद है ना, मां ने सिखाई थी ना। रिया ने जोर से दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा खुद ही खुल गया। फर्श पर खून से बना एक त्रिकोण था और उसके बीचों बीच अर्जुन का कैमरा पड़ा था। पंडित रघुनाथ की अंतिम बात सुबह होते ही रिया और निखिल फिर पहुंचे रघुनाथ के पास, लेकिन इस बार उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था और दीवार पर लिखा था, मैं मां को ढूंढने जा रही हूं। नीचे खून में लिखा था, अब गाने वाला कोई नहीं। रिया की आंखें भर आईं। पंडित रघुनाथ मारे जा चुके थे, लेकिन तभी रिया को एक पुराना संदूक दिखा। उसमें एक डायरी थी, शालिनी की मां मंगला देवी की। डायरी में लिखा था, मेरी बेटी कुछ अलग थी। वो रात में खुद से बातें करती और हवा से गाना सीखती। मैंने उसे एक विशेष लोरी सिखाई थी जिससे उसका मन शांत हो जाता। लेकिन एक रात उसने कहा, मां, मुझे अब तेरी लोरी नहीं चाहिए, मैंने खुद की बना ली है। और उसी दिन से वो बदल गई। अगर कभी उसकी आत्मा लौटे तो मेरी आवाज दोबारा सुनाना, मेरे गीत से ही वो रुकेगी। डायरी में उस लोरी के बोल भी थे। अंतिम पन्ने पर शाम को रिया ने तय किया कि वह वही लोरी लेकर झील के पास जाएगी और उसे वहीं सुनाएगी जहां शालिनी पहली बार मरी थी। निखिल डर गया, पर साथ देने को तैयार हुआ। झील के पास रात होते होते माहौल ठंडा और भयानक हो गया। हवा से पेड़ों की शाखाएं चिल्लाने लगीं और फिर पानी के भीतर से एक धुंधली आकृति बाहर आई,
शालिनी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं, बाल गीले और उलझे हुए, और वो बिना पैरों के हवा में तैरती आ रही थी। रिया ने कांपते हुए लोरी गानी शुरू की। सो जा रही बिटिया, अब अंधेरा है गहरा, माँ यहीं है पास, ना होगा अब पहरा। चांद भी थक गया, अब तारे सोएंगे, तेरे सपनों में सिर्फ उजाले खोएंगे। शालिनी की हंसी अचानक रुक गई। उसके होंठ थरथराए, आंखों से काले आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाई, माँ। रिया ने गाना जारी रखा। अचानक तेज हवा चली और शालिनी की आत्मा धीमे धीमे मिट्टी की ओर झुकने लगी, जैसे वो वापस झील में जा रही हो। लेकिन तभी एक अजीब सी चीख गूंजी, जैसे शालिनी के भीतर कोई दूसरा प्रेत हो जो इस शांति को सहन नहीं कर सकता। शालिनी की आंखों में आग भर आई और उसने चिल्लाकर कहा, मैं अब किसी की नहीं, मां भी मेरी नहीं। और झील के पानी से एक और साया निकला, काफी बड़ा, पूरी तरह काला, लंबी उंगलियां, और उसकी पीठ से धुआं निकल रहा था। शालिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जो भी थी, न इंसान न पूरी आत्मा। रिया की लोरी ने उसके भीतर छिपी एक पुरानी याद को जगा तो दिया था, लेकिन उसी के साथ जगा दिया था वो दूसरा हिस्सा, जिसे कभी पागलपन कहा गया था, लेकिन असल में वो था एक राक्षसी चेतना। झील के भीतर से निकली काली आकृति ने रिया की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, बस गड्ढे थे जिनमें जैसे हर किसी का डर छिपा हो। शालिनी ने दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाए और उसकी चीख से पूरा झील का जल उबलने लगा। फिर उसने वही लोरी गाना शुरू किया, लेकिन एक भयानक उलटी धुन में, चारी माँ, अब तू भी मेरी नहीं, मैं हूं अब रानी इस झील की, जो आए पास खा जाऊंगी मैं। तू गाए गीत, मैं फाड़ दूं गला। निखिल, जो कुछ दूरी पर कैमरा लेकर खड़ा था, डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से खून बहने लगा। रिया ने देखा, शालिनी का साया अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा वही लड़की जो मां को पुकार रही थी, दूसरा हिस्सा एक बर्बर, अंधेरा, जंगली प्रेत जो केवल मृत्यु चाहता था। एक आशा की लौ रिया ने शालिनी की डायरी के अंतिम पन्नों को याद किया। वहां एक मंत्र लिखा था, जिसे उसकी मां उसे शांत करने के लिए गुनगुनाया करती थी, लेकिन चेतावनी भी थी। इस मंत्र को तभी कहना जब तुम्हारे मन में डर न हो, क्योंकि यह मंत्र पागल आत्मा को शरीर से निकालता है, और यदि डर गया तो वो तुम्हारे भीतर समा जाएगी। रिया कांपते हुए उठी और मंत्र बोलना शुरू किया। ओम शांति स्वाहा, मातृमाया अंशम शरणम प्रेत निवारणम। ओम शांति स्वाहा, मातृमाया अंशम शरणम प्रेत निवारणम। शालिनी का चेहरा अचानक थरथराने लगा। उसका दूसरा साया चीखा, और जैसे ही मंत्र दोहराया गया, वो साया जलने लगा, धुएं में बदलने लगा। लेकिन उसी क्षण शालिनी की असली आत्मा रोने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अब भी मां को ढूंढ रही हूं। रिया ने उसके पास आकर धीरे से कहा, मां अब तेरे भीतर है। शालिनी तुझे माफ कर चुकी है, अब तू खुद को माफ कर। शालिनी की आंखें झील की ओर मुड़ी, और वहां पानी पर उसकी मां की परछाई बन गई। शालिनी ने अंतिम बार लोरी गाई, लेकिन अब वो मधुर थी। फिर एक हल्का नीला प्रकाश निकला और उसकी आत्मा धीरे धीरे पानी में समा गई। वो काला प्रेत पूरी तरह राख हो चुका था। सुबह अर्जुन अधमरी हालत में झील के किनारे मिला। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन होश में था। रिया, निखिल और अर्जुन वापस गांव लौटे। गांव वालों ने पहली बार उन पर फूल बरसाए। पंडित रघुनाथ की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हुआ और झील को बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। लेकिन रिया को आज भी एक बात परेशान करती है। वो त्रिकोण जो झील के तल में बना था, अब मंदिर की दीवारों पर उभरने लगा है। क्या वो साया पूरी तरह गया है, या अब किसी और शरीर की तलाश में है? 1 महीना बीत गया। रिया, निखिल और अर्जुन ने वापस दिल्ली लौटकर एसईसी स्पिरिचुअल एविडेंस क्रू को स्थगित कर दिया। अर्जुन अब भी रात को चौंक कर उठ जाता था। रिया मंदिरों में जाने लगी थी, और निखिल ने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में अकेले रहना शुरू कर दिया था। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली की करोल बाग में स्थित एक पुरानी बिल्डिंग, सरस्वती अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। बच्चों का अचानक डर जाना, घर के बल्ब बार बार फूटना, और सबसे भयानक,
3 फ्लैट्स की दीवारों पर खुद ब खुद उभरते त्रिकोण। इन त्रिकोणों की बनावट वही थी जैसी काल झील के नीचे देखी गई थी। रिया के पास कॉल आया। एक अनजान महिला, वंदना देवी, जो अपार्टमेंट में रहती थीं, रोते हुए बोली, आप वही हैं ना जो झील वाली आत्मा को शांत करके आई थीं? कृपया यहाँ आइए। मेरी बेटी श्वेता अब रात में किसी और आवाज में बातें करने लगी है। वो कहती है, माँ, मैं शालिनी हूँ, मैं वापस आ गई। रिया का कलेजा धड़कने लगा। सरस्वती अपार्टमेंट की पहली रात रिया ने जब अपार्टमेंट में कदम रखा तो हवा में वही ठंडक महसूस हुई जो ब्रिज नगर में झील के पास हुआ करती थी। दीवारों पर काले धब्बे, बिजली की झिलमिलाहट और 3 साल की श्वेता जो कमरे में एक टूटे शीशे से बात कर रही थी। रिया ने देखा, शीशे में श्वेता का अक्स नहीं था, बल्कि एक और चेहरा दिख रहा था, अधजला, आंखें काली और बाल झील जैसे गीले। श्वेता बोली, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ झील में सो रही है। मैं इस बार पूरा शहर ले जाऊंगी, सबको नींद में हंसाऊंगी। वंदना रो पड़ी। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, पर आप देखिए ना। रिया ने फौरन वो डायरी निकाली जो शालिनी की माँ मंगला देवी की थी। उसमें एक चेतावनी छिपी थी, यदि आत्मा पूरी तरह न बांधी गई हो तो वो किसी कमजोर मन वाले शरीर में समा जाती है और फिर वो उस शरीर को इंसान नहीं रहने देती, वो उसे माध्यम बना देती है। रिया समझ गई, शालिनी की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। लोरी का दूसरा रूप रिया ने तय किया कि वही लोरी फिर से श्वेता के सामने गाई जाएगी, पर इस बार अंत बदलकर। जैसे ही रिया ने गाना शुरू किया, श्वेता चिल्लाने लगी, रुक जा, मैं नहीं जाऊंगी, तूने मुझसे मां को छीना था। अब श्वेता की आंखों से खून निकलने लगा और दीवार पर वो त्रिकोण चमकने लगा। फिर अचानक शीशा फट गया और उसमें से धुएं की एक आकृति बाहर निकली जो रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया ने आंखें बंद कीं और कहा, शालिनी, तू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन अगर तू किसी और को छुएगी तो मैं तेरी आत्मा को इसी शीशे में बंद कर दूंगी, हमेशा के लिए। वो शीशे के टूटे टुकड़े को उठाकर मंत्र दोहराने लगी, एयुएम मातृमाया शांति स्वरूपे, आत्मा बंधन स्वाहा। शालिनी की आत्मा चीखी। पूरे अपार्टमेंट में रोशनी बुझ गई, बच्चे रोने लगे, वंदना बेहोश हो गई और फिर शांति। अगली सुबह श्वेता अब सामान्य थी, भूल चुकी थी कि वो क्या बोलती थी, क्या देखती थी। दीवार के त्रिकोण गायब हो चुके थे, पर रिया जान चुकी थी, साया सिर्फ झील में नहीं, अब शहर की आत्माओं को ढूंढ रहा है। शालिनी का पागलपन अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक ऊर्जा बन चुका है जो उन लोगों को पकड़ता है जो अधूरे हैं, टूटे हैं या भटके हुए हैं। पिछली रात के बाद रिया अब चैन से नहीं सो पा रही थी। सिर में हर समय भारीपन और कानों में एक धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, तू ही तो मुझे लाई थी, अब छोड़कर कहाँ जाएगी। उसने फैसला किया, उसे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। उसने अर्जुन को फिर संपर्क किया, जो अब मनोचिकित्सक की देखरेख में था, परंतु उसकी याददाश्त अब धीरे धीरे लौट रही थी। अर्जुन की पहली बात थी, रिया, शालिनी अकेली नहीं थी। झील के नीचे कुछ और था, कुछ जो उसकी आवाजों का जवाब देता था। रिया ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने उसे देखा था? नहीं, मैंने उसे महसूस किया था। जब मैं झील में गिरा, वहां सिर्फ पानी नहीं था, वहां नीचे किसी और लड़की की हड्डियां थीं और वो भी हंस रही थी, सच्चाई के और करीब। रिया ने मंगला देवी की डायरी को फिर खंगाला और उसके बीच एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, 1945 मेरी दूसरी बेटी कामिनी, जो बचपन में मर गई थी। शालिनी अक्सर कहा करती थी कि कामिनी उससे बातें करती है। मैं समझी ये बचपन का भ्रम है, पर शायद कुछ और था। रिया का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब झील में सिर्फ एक नहीं, 2 आत्माएं थीं। शालिनी, जिसकी आत्मा ऊपर आई थी, कामिनी, जो अब भी नीचे है और जो असल में सबका खेल चला रही है। एक नई जगह, बंद पागलखाना। रिया ने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि ब्रिजनगर झील के पास 1960 में एक पागलखाना चलता था, आत्मानंद मानसिक चिकित्सा केंद्र। अब वो बंद था और सरकारी कागजों में दर्ज भी नहीं। रिया, अर्जुन और अब निखिल, जो फिर से टीम में जुड़ चुका था, तीनों वहां पहुंचे।
दरवाजा जंग खा चुका था, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर अंधकार था। लेकिन तीनों के कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी, हम अभी भी जिंदा हैं, हमारी हंसी से दुनिया खत्म होगी। अंदर की दीवारों पर दर्ज थे नाम, शालिनी 1928 और ठीक उसके नीचे कामिनी 1935 अनुपचारित। रिया के हाथ कांपने लगे। वो कमरे जहां रुक गई थी जिंदगी, एक कमरे में उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। चलाया गया तो उसमें वही लोरी बज रही थी, पर इस बार गाने वाली आवाज मंगला देवी की नहीं थी। ये आवाज किसी पागल लड़की की थी जो बीच बीच में हंसते हुए बोल रही थी, माँ नहीं आई, अब मैं ही माँ हूं, सब मेरे बच्चे हैं, सब सो जाएं। अर्जुन ने दीवार पर खरोंच के निशान देखे, मुझे माँ मत बनाओ, मैं सोना चाहती हूँ। शालिनी मुझे नहीं छोड़ती, रिया ने कांपते हुए कहा। यह आत्मा शालिनी की नहीं, कामिनी की है, और वही असली पागल आत्मा है। शालिनी तो बस उसका जरिया थी। कमरे में एक दरार खुली। जैसे ही रिया ने कामिनी का नाम ऊंची आवाज में लिया, जमीन पर एक दरार फटी और उसके अंदर से वही त्रिकोणीय चिन्ह उभरा जो अपार्टमेंट और झील में दिखे थे। उस दरार से किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी और तीनों को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो रही है। अचानक निखिल हवा में उठा और दीवार पर पटक दिया गया। वो फुसफुसाया, वो आ गई कामिनी। निखिल दीवार से टकराकर गिरा था, पर जिंदा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां स्थिर थीं, जैसे किसी और की चेतना ने उस पर कब्जा कर लिया हो। रिया और अर्जुन के सामने अब एक नया डर खड़ा था। कामिनी, जो कभी एक मासूम लड़की थी, अब एक विकृत आत्मा बन चुकी थी, जो हर कमजोर दिमाग को अपना घर बना सकती थी। 1985 का वो सच रिया ने आत्मानंद मानसिक चिकित्सा केंद्र के पुराने दस्तावेजों को खंगाला। एक फटी हुई फाइल में मिला कामिनी की रिपोर्ट। रोगी कामिनी देवी, उम्र 9, लक्षण मानसिक असंतुलन, भ्रम, आत्मसंवाद, कई व्यक्तित्व, विश्लेषण। लड़की कहती है कि वह मां है, कभी बहन, कभी डॉक्टर, उपचार विफल। रोगी ने 2 अन्य रोगियों को मार डाला। टिप्पणी, बंद कर देना उचित होगा। नोट के नीचे लाल स्याही में लिखा था, यह बच्ची नहीं है, यह कोई और है, कृपया इसे यहां मत रखिए, यहां सब खत्म हो जाएगा। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। कामिनी कौन थी? अर्जुन ने सवाल किया। क्या यह आत्मा इंसानी नहीं थी? रिया ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, शायद कामिनी का जन्म इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ और पहले से मौजूद था। शायद वो आत्मा कभी मरती ही नहीं थी। शायद वो हजारों साल पुरानी है और हर युग में किसी मासूम में जन्म लेती है ताकि वो औरों को पागल बना सके। अर्जुन फुसफुसाया, एक पारंपरिक प्रेत नहीं, बल्कि एक पुनरावर्ती चेतना जो लोरी, हंसी और मासूमियत की आड़ में दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। निखिल अब धीरे धीरे बोलने लगा। उसके मुंह से आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मैं डरूंगी? मैं हंसी हूं, मैं नींद में घुलती हूं, मैं हर टूटे बच्चे की आंखों में बैठती हूं। फिर उसने गर्दन घुमाई और वहीं पड़ा एक पुराना गाना रिकॉर्डर चालू हो गया, जिसमें लोरी उलटी धुन में बजने लगी। तारे टूटे, चांद जले, मां को खा गई मैं अकेले। रिया ने तुरंत कामिनी की फाइल की अंतिम पंक्तियां जोर से पढ़ी। नाम नहीं, शक्ल नहीं, बस याद रहे, कामिनी को कभी ना बुलाना। वो चिल्लाई, कामिनी, तुझे फिर तेरे कमरे में बंद करना होगा। प्राचीन मंत्र का समय। रिया ने अंतिम उपाय के रूप में एक ताम्रपत्र निकाला जो झील के किनारे दबा मिला था, जिस पर लिखा था, कपाल बंधन मंत्र। जो चेतना आकार बदले उसे बंद करो त्रिकोण की रेखा में। जल, राख, रक्त तीनों साथ हों और लोरी शुद्ध सुर में गाई जाए। रिया ने त्रिकोण जमीन पर बनाया, निखिल को उसके बीच बिठाया और फिर वही शुद्ध लोरी गाई जिसे पहली बार शालिनी की मां ने गाया था। सो जा मेरी गुड़िया, अंधेरा तुझसे डरता है, मां की गोद में तू आज भी है। अचानक निखिल के मुंह से धुआं निकला, काला, चिपचिपा और भीतर से कराहता हुआ। रिया ने रक्त की बूंद त्रिकोण पर टपकाई। अर्जुन ने राख फैलाई और ताम्रपत्र को झील से लाए जल से स्पर्श किया। कमरा कांप उठा, कांच टूटे,
दरवाजे अपने आप बंद हुए और फिर एक भयानक चीख के साथ सब शांत हो गया। निखिल अब होश में था। उसने धीरे से कहा, वो गई नहीं है, वो बस सोई है। अगर कोई फिर गाए उस लोरी को या कोई बच्चा अकेले सोए तो वो वापस आ सकती है। 6 महीने बाद दिल्ली के एक नामी स्कूल में पहली कक्षा की एक बच्ची रूही हर दिन अकेले बैठकर एक अजीब लोरी गाने लगी थी। उसकी क्लास टीचर ने पूछा, ये गाना कहाँ से सीखा बेटा? रूही मुस्कुराई, कहानी वाली दीदी हर रात मेरे कान में गाती है, वही जो झील में रहती है। टीचर ने गौर किया। गाने के बोल कुछ अजीब थे। नींद मत ला, मां नहीं आएगी, अब तू भी मेरी गुड़िया बनेगी। टीचर कांप गई। उसने देखा रूही की नोटबुक में त्रिकोण बना हुआ था, खून जैसा लाल। प्रिया, जो अब एक अध्यात्म शोधकर्ता बन चुकी थी, को जब यह खबर मिली, उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था वो गई नहीं है, वो बस सोई है। अंत में एक चेतावनी दी गई, कभी भी किसी बच्चे को अकेले न सुलाएं, और अगर वो हंसते हंसते कहे मैं मां हूं तो समझ जाइए कामिनी लौट आई है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।